खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया सलाम जे के। और सुबह की नशरियात में आप और हम जब ज्वाइन कर चुके हैं तो याद दिलाते चले कि आज 18 अक्टूबर है, सन 2024 है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आप हमारे साथ जब ज्वाइन टीवी पर कर चुके हैं, अगर आप बाहर जा रहे हैं, सफ़र पर है, बैरून रियासत, बैरून मुल्क है, तो बराबर आप गुलिस्तान न्यूज़ की हर नशरियात को देख सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर। प्ले स्टोर पर जाकर गुलिस्तान न्यूज़ का ऐप भी आप डाउनलोड कर सके ताकि आप हर पल बाखबर रहे हालात वाक़ात से, खुसूसन जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से। न सिर्फ बात आज जम्मू कश्मीर की सियासत की होगी बल्कि रियासत के अंदर जारी सियासी मामलात पर हमारी गहरी नज़र रहती है। आज क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से कल का दिन गुजरा और कुछ अहम बातें जो कल से लेकर अभी तक आपके साथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर हमारी नज़र रहेगी। मुल्क की सियासत के अंदर भी चंद अहम मामलात हैं जिन पर हमारी नज़र रहेगी, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपकी और हमारी गुफ्तगू आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारी फ़ोन लाइंस खुल पाएँ, आपकी और हमारी बात हो, क्योंकि फ़्लो ऑफ द न्यूज़ जो है वो जहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ता है और वो जब फ़्लो ऑफ द न्यूज़ बढ़ता है तो उस वजह से 2-3 परेशानियाँ रहती है कि कई बार वक्त निकल जाता है और आपकी और हमारी गुफ्तगू नहीं होती है। आज ज़रूर कोशिश करेंगे कि बैनुल-अक़वामी ख़बरों के फ़ौरन बाद आपके साथ रूबरू हो जाए, आपके साथ बातचीत हो और आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें, अपने मामलात और मसाइल रखें। चूँकि नई हुकूमत के चंद दिन हो चुके हैं, प्रोग्रेस कार्ड सामने आएगा 90 दिनों बाद या 3 महीने बाद, लेकिन उससे पहले हम ख़बरों पर आए, ज़रा फटाफट से आपको बताते चले कि आज तारीख़ के पन्नों में क्या कुछ रकम तराज हो चुका है, हिस्ट्री में क्या कुछ हो चुका है। बड़ी अहम वारदातें हुई होती है, लेकिन उनमें से चंद वाक़ात आपके सामने हर दिन सुबह सुबह इस प्रोग्राम में रखते हैं मेरे साथी आसिफ रशीद। आज भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। फटाफट से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। उसके बाद हर छोटी बड़ी खबर से आपको बाखबर करेंगे, तज्जिया भी करेंगे, तबसरा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे आसिफ रशीद के साथ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद तमाम लोगों का जहाँ जहाँ से आप हमें ज्वाइन करते हैं। उम्मीद और दुआ कि आप सब ठीक ठाक व खैर आफियत होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ तय फॉर्मेट के मुताबिक होगा। कम वक्त ज़्यादा मालूमात हमारी तरजीह है, हमारी प्राथमिकता है और शुरुआत हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। आज जुमे का दिन है, अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक आज अक्टूबर की 18वीं तारीख साल 2024। 1672 में आज ही के दिन तुर्की और पोलैंड के दरमियान अमन मुआहिदा आज के दिन हुआ। साल 1980 पहली हिमालयाई कार रैली मुंबई के ब्रिवॉन स्टेडियम में आज के दिन शुरू हुई। वो जो खेल स्टेडियम कभी कभार हुआ करता था इस स्टेडियम के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन इस रैली को पूरे मुल्क ने देखा कि हिंदुस्तान की 40 बरस कबल जिस रैली की शुरुआत हुई थी वो रफ्ता रफ्ता पूरे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कराने का फैसला बाद में रियासती हुकूमतों के साथ मुशावरत के बाद किया जाने लगा। इसके अलावा 1993 में हैती के खिलाफ अमेरिका की जानिब से तेल पर पाबंदी नाफिज करने वाला फैसला भी आज ही के दिन हुआ। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 25 बरस कबल आज ही के दिन जनूबी नाइजीरिया में पेट्रोल पाइप लाइन फटी, आग लगी और जो लोग यहाँ पर पेट्रोल जमा कर रहे थे इन्हीं में से 700 अफराद की मौत हो गई। यह आज के दिन अफसोसनाक वाक़या 25 बरस कबल पेश आया। इसके एक बरस बाद 1999 में पाकिस्तान में फौजी इनकलाब के पेश नज़र इसे दौलत मुश्तरका से मुअत्तल कर दिया गया। यह अहम तरीन फैसला आज के दिन था। साल 2001 आज ही के दिन उसामा बिन लादेन के 4 कारकुनान को अमेरिका में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह फैसला अमेरिकी अदालत की जानिब से आज के दिन हुआ। आज से 17 बरस कबल 2007 में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की मोटर कार रैली चल रही थी और इसी दौरान खुदकुश हमला हुआ। 139 लोगों की मौत हुई उस इलाके के अंदर जो बेनज़ीर भुट्टो का या उनकी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने बाद में जाकर कबूल की। साल 2012 आज ही का दिन था जब शाम के मुअर्रतुल नौमान में हुए फौजी फिजाई हमलों में 40 अफराद हलाक हुए। 2012 में रूस की जानिब से सबसे ज़्यादा या बड़ी कार्रवाइयाँ बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ की जा रही थी और ये आज के वक्त में भी ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं हैं। साल 1963 दिन आज का जब हेराल्ड मैकमिलन ने बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था, जब मुल्क के अंदर मुआशी बहरान की सूरत हाल बनी थी और इस गैर यकीनी सूरत हाल ने उन्हें इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया। 1954 आज ही के दिन टेक्सास
इंस्ट्रूमेंट कंपनी ने पहले ट्रांजिस्टर रेडियो बनाने का ऐलान किया। 1954 में फर्स्ट रेडियो ट्रांजिस्टर बना। 1957 में आज ही के दिन आई चंद्र व दीगर को पाकिस्तान का आज के दिन न सिर्फ उनको जिम्मेदारी दी गई, वज़ीर आज़म मुतय्यन किया गया 1957 में आई चंद्रेगर को, बल्कि उनके 4 साथियों को काबीना में जगह देने का भी फैसला इसी दिन यानी 18 अक्टूबर 1957 को हुआ, पाकिस्तान बनने के 10 बरस बाद। साल 1892 दिन आज का पहली कमर्शियल तवील फासले की फोन लाइन काम शुरू करना जो काम शुरू हुआ वो शिकागो से न्यूयॉर्क के दरमियान हुआ। ये तारीखी पेशरफ्त 1892 में अक्टूबर की 18 तारीख थी। ये चंद अहम तरीन वाक़यात थे। इसके बाद खबरों की तरफ एक एक करके चलेंगे और आज सब आपको बताएंगे। बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ थोड़ी देर में हमें जाना है। इंटरनेशनल लेवल पर कौन सी ऐसी खबरें हैं जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हैं या जिन खबरों को हमने प्रायोरिटी में रखा है, डिटेल्स थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले मौसम की खबरों के साथ शुरुआत करेंगे। हिमालयाई बेल्ट के अंदर एक बार फिर से मौसम तब्दील हुआ है। सर्द मौसम जिसकी पेशगोई महकमा मौसमियात की जानिब से काफ़ी पहले कर दी गई थी और इन सब के बीच में आज महकमा मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौसम तब्दील हुआ है और गुलमर्ग समेत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौसम तब्दील होने के साथ हल्की बर्फबारी का जो इम्कान जाहिर किया गया था उसकी तस्वीर भी मौसूल हुई हैं अलग अलग मकामात पर। ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर हमने पहले से आपको बताया था कि महकमा मौसमियात की जो प्रेडिक्शन थी और उसके एडवाइजरी में के मुताबिक चीज़ें तब्दील हुई और सबसे बड़ी बात कि अलग अलग मकामात पर हल्की बर्फबारी रात देर गई हुई है। अफरवट पहाड़ियों की एक तस्वीर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर 22 अक्टूबर तक मौसम खुश्क भी रहेगा। इस खुश्क मौसम का असर इसके बाद क्या है, इससे पहले क्या मनफी असरात मुरतब हुए हैं, थोड़ी देर में उस पर भी चलेंगे। लेकिन हल्की बर्फबारी रात देर गए कई एक इलाकों में हुई है। आज सुबह सुबह चंद एक मकामात पर हल्की बूंदाबांदी के साथ सर्द हवाओं का भी असर देखा जा रहा है। यानी ऐसा महसूस हो रहा है कि मुकम्मल तौर पर सरमा ने जम्मू कश्मीर के अंदर दस्तक दी है। लेकिन इस दौरान एक और खुश्क पीरियड से हमें गुजरना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात देर गए जिसकी पेशनगोई पहले से थी कि 17 और 18 अक्टूबर की दरमियानी शब को पीर पंजाल, वादी चिनाब और शुमाली कश्मीर के चंद बालाई इलाकों में बर्फ की हल्की सफेद चादर आपको नजर आएगी। उसके बाद ये नतीजा 4 से 5 दिन तक मौसम खुश्क रहेगा। 22 अक्टूबर तक मौसम खुश्क रहने की तवक्को भी है, इम्कान जाहिर किया गया है। लेकिन इस दौरान रात देर गए होने वाली हल्की बर्फबारी से कई इलाकों में सर्द मौसम भी देखने को मिल रहा है, महसूस हुआ, जिसका असर जम्मू सूबे के अंदर भी महसूस किया जा रहा है। इत्तलात और खबरों के मुताबिक 23 अक्टूबर की रात को हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फ का इम्कान बालाई इलाकों के अंदर लगाया जा रहा है। 24 और 25 अक्टूबर को मतला बरालूद रहेगा और ज़्यादातर चांसेस बारिशों के हैं। इस तरीके से खबर जो है वो सामने आ रही है। इस बीच एडवाइजरी जारी कर दी गई है ट्रैकर्स के लिए जो बालाई इलाकों के अंदर जा रहे हैं कि वो 24-25 तारीख को एहतियात के साथ ट्रैकिंग पर चलें। फिर जो किसान हमारे इस वक्त खेत खलियानों के अंदर है उनके लिए भी एडवाइजरी है कि वो धान काटना और सेब की जो पैदावार को लेकर इस वक्त खबर आ रही है वो फटाफट से करें ताकि जब ये सूरत हाल उभर कर सामने आए तो उस वक्त कोई ज़्यादा मुसीबत या परेशानी उनको देखनी ना पड़े। तो ये गुलमर्ग की ताज़ा तरीन तस्वीरों के साथ अफरवट की ताज़ा तरीन सिमथन टॉप और दीगर मकामात पर रात देर गए हल्की बर्फबारी हुई है, तस्वीर आपके सामने है। एक तरफ से मौसम का मिजाज बदला हुआ है लेकिन दूसरी तरफ से शहर श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पीने के पानी की किल्लत है और रियासती महकमा मौसमियात के पेशनगोई के मुताबिक अब की बार उस तरीके की न तो बारिशें हुई है और ना ही बर्फबारी हुई है और जब बारिशें और बर्फबारी ना हो तो पीने के पानी की किल्लत होना ज़रूरी है। ड्राई स्पेल और ज़्यादा सख्त हो रहा है और उम्मीद के बरक्स सब चीज़ें इस वक्त देखने को मिल रही है। 15 जो वाटर सप्लाई है वो तकरीबन 15% कम हो गई है, यानी जो हम रूटीन में दे रहे थे उसके मुकाबले में 15% घट चुका है हमारा नेचुरल रिसोर्स जहां से पानी आ रहा था। श्रीनगर समेत कुपवाड़ा और सोपोर के मुतअद्दिद इलाके इस वक्त ज़बरदस्त पीने के पानी से मुश्किलात से दो चार है और पीएचई महकमे की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है जहां पानी को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करने की बात कही गई है, वहीं वाटर स्टोरेज करने की भी खबर जो है वो सामने आई है। सरफेस वाटर जो हमारा है, सोर्सेज जो हमारे हैं वो लगातार खुश्क हो रहे हैं, यानी जब जो हमारे चश्मे थे, आबी पनागाहें थी वो लगातार खुश्क हो रही हैं।
जिसकी वजह से सबसे बुरा असर जो है वो शहर श्रीनगर के अंदर पड़ रहा है। और शहर श्रीनगर के बेशतर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो अपनी कैपेसिटी से 30 से 35% नीचे चले गए। यानी अगर किसी जगह पर आपके पास कैपेसिटी थी 45 क्यूसिक पानी देने की दिन में, तो वो आजकल 10 से 12 क्यूसिक दे रहा। तो ये जो कमी हुई है उसका सीधा असर शहर श्रीनगर, सिविल लाइन्स और दीगर इलाकों के अंदर जो है वो साफ इस वक्त दिख रहा है। एक तरफ से ये परेशानी आ रही है कि जो प्राइमरी वाटर सोर्सेज सिविल लाइन्स के लिए थे वो लगातार खुश्क हो रहे हैं, वाटर डिस्चार्ज कम हो रहा है। जहां अभी शहर के अंदर पानी सिर्फ 10 क्यूसिक दिया जा रहा है, रिक्वायरमेंट जो है वो 45 से 50 क्यूसिक पानी देने की है, लेकिन शहर के अंदर सिर्फ 10 क्यूसिक ही दिया जा रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। फिर हमारे पास डल लेक था जो एक कंटिजेंसी प्लान के तहत जहां से पानी लिया जाता था। दो परेशानियां वहां पर है। एक, जिस पंप को नस्ब किया गया था पानी खींचने के लिए, फिर वो फिल्ट्रेशन तक चला जाता था, फिर फिल्टर होकर वापस शहर के अंदर आता था, वो पंप काम नहीं कर रहा है। उसको काम करने के लिए लगाया गया, कुछ वक्त लग सकता है, इसलिए शहर समेत मुतअद्दिद इलाकों के अंदर पानी की किल्लत जो है वो देखने को मिलेगी। एक तरफ से ये, दूसरी तरफ से जो माहिरीन है उनका ये मानना है कि झील का पानी काबिल इस्तेमाल ही नहीं बचा है, क्योंकि जिस तरीके इसकी पानी का कलर बदला है और जिस तरीके की वहां सूरत हाल बनी है, उसके बाद वो पीने के लायक है नहीं है। इस पर भी एक बड़ी बहस बनी है और ये भी वजह है कि शहर इस वक्त गोनागो मुश्किलात से दो चार है। तीसरा जो फैक्टर था वो रंगील वाटर सप्लाई था, जो डाउनटाउन समेत मुतअद्दिद इलाकों के अंदर आता था। नाला सिंध से ये पानी आता है, वाटर सोर्स इसका यही है। इस वक्त तकरीबन 40% सिटी पॉपुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि ना आपका शहर के अंदर पानी पूरा है, ना दूधगंगा नाले से पानी पूरा आ रहा है, सिर्फ आपका रंगील वाटर से थोड़ा बहुत आ रहा है। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी सूरत हाल यह है कि अगर इसी तरीके का प्रेशर रहा तो वहां पर भी दबाव जो है वो बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर बारिशें वक्त पर नहीं हुई, बर्फबारी उतनी नहीं हुई, जिसकी वजह से आज ये सूरत हाल है कि पीने के पानी की किल्लत न सिर्फ शहर श्रीनगर के अंदर है, नॉर्थ कश्मीर का कुपवारा बेल्ट भी इसी तरीके से जूझ रहा है, सोपोर से इतलात इसी तरीके की है, हंदवारा से इसी तरीके की इतलात है, और साउथ कश्मीर के भी मुतअद्दिद इलाकों से इतलात है कि जनाब पीने के पानी की किल्लत है। अब PHE डिपार्टमेंट की तरफ से प्लान 3 एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है, वो है वाटर टैंकर्स। लेकिन वाटर टैंकर्स कितना पानी दे सकते हैं, किन किन इलाकों के अंदर जा सकते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। ऊपर वाले पर सबकी नजरें हैं, बारिशें बर वक्त हो, सूरत हाल बेहतर हो मौसम की, तभी जाकर इस मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। फिलहाल पीने के पानी की किल्लत लगभग पूरे कश्मीर सूबे के अंदर है और ड्राई स्पेल जो है वो मजीद बड़ा है। एदाद शुमार ये बता रहे हैं कि जो रिवायती तौर पर बारिश और बर्फबारी हो रही थी उस तरह नहीं हुई, उसकी वजह से नदी नाले और जो वाटर रिसोर्सेज हमारे थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके खुश्क हो रहे हैं। ये तो थी बात जनाब मौसम के मिजाज की। दुआ कीजिएगा, जुम्मतुल मुबारक है, कि मौसम के मिजाज बेहतर हो जाए और हमारे लिए जो मुसीबतें और मुश्किलें हो रही हैं पीने के पानी और दीगर मामलात को लेकर ये कहीं ना कहीं हल हो। लेकिन ज़रा बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, अब जम्मू कश्मीर की सियासत की करते हैं, क्योंकि रियासत के अंदर हुकूमत बन चुकी है और उमर अब्दुल्ला वजीर आला इस वक्त बन चुके हैं। उमर अब्दुल्ला वजीर आला बनने के बाद बैक टू बैक कई अहम चीज़ें सामने आ रही है और कल काबीना का अहम तरीन इजलास भी हुआ है। अगरचे काबीना इजलास के हवाले से सरकारी तौर पर कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है, ताहम काबीना ज़राया के मुताबिक और सिविल सेक्रेटरीट पावर कॉरिडोर में जो हमारे ज़राया है उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि पहला काबीना का इजलास उमर अब्दुल्ला की सरबराही में कल श्रीनगर के अंदर मुकम्मल हुआ और काबीना इजलास के दौरान एक अहम रेजोल्यूशन, एक अहम करारदाद सामने रखा गया कि जिस करारदाद के तहत मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि जम्मू कश्मीर को वापस रियासत का दर्जा दिया जाए। सरकारी ज़राया जो हमारे हैं, जो पॉलिटिकल ज़राया हमारे हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पहली काबीना के इजलास के दौरान करारदाद सामने रखी गई और वो करारदाद है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। पहली काबीना के अंदर पहला करारदाद जो है वो रखा गया है उमर अब्दुल्ला की तरफ से और सभी मेंबरान ने इस बात की तस्दीक की और तायद भी की है। अगरचे सरकारी तौर पर अभी इस पूरे मामले पर कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है, ताहम हमारी जो इत्तलात है और जो यूनियन कैबिनेट में हमारे स्टेट कैबिनेट के अंदर हमारे ज़राया है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि
करारदाद को मंजूर किया गया है। बेइत्तिफाकी राय रियासत को बाज़ाब्ता तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। पहला रेजोल्यूशन करारदाद जो है वो उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत की तरफ से पेश किया गया, जिसे पास भी किया गया। अब इतना ही नहीं है, बल्कि इतला ये भी है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला वजीर आजम से नई दिल्ली के अंदर मिलेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर यह करारदाद की कॉपी जो है, मसवदा जो है, इसे हैंड ओवर करेंगे वजीर आजम को, ताकि जो प्रोसेस है इसको आगे बढ़ाया जा सके। जम्मू कश्मीर काबीना जिसकी सरबराही वजीर आला उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, उन्होंने एक करारदाद पास की है, हमारे ज़राया बता रहे हैं, और मुतालबा मरकज़ से ये किया गया है कि जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, रेस्टोर किया जाए जी स्टेटहुड। सरकारी तौर पर इसकी कोई बात सामने नहीं रखी गई है, लेकिन हमारे जो ज़राया है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि काबीना ने कल ये बड़ा फैसला लिया है। अब ये जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है जो प्रिपेयर किया गया है, इसको बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आला जो है उमर अब्दुल्ला वो वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे, खुद आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर दिल्ली जाएंगे, जिसके बाद ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन वज़ीर आज़म को सुपुर्द किया जाएगा ताकि रियासत के दर्जे को बहाल किया जाए। काबीना इजलास के अंदर जहां कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को भी डिस्कस किया गया, कुछ दीगर मामलात को भी सरफहरिस्त लाया गया, पब्लिक ग्रीवेंसेस जो है उस पर भी बात हुई, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी विद द ब्यूरोक्रेसी एक बड़ा इशू था, इस पर भी बात की गई है। ताहम बड़ी बात इसमें सब यही थी कि जो सियासी तौर पर अहम माना जा रहा कि पहली करारदाद रियासत के दर्जे को बहाल करने की वजीर आला की तरफ से सामने रखी गई, जिसकी तायीद तमाम मेंबरान की तरफ से की गई है। कल अहम तरीन काबीना इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी मौजूद रहे, सकीना यत्तू जो खातून वजीर है वो यहाँ पर मौजूद रही, फिर इसके साथ साथ जावेद अहमद राना वो मौजूद रहे, जावेद अहमद डार मौजूद रहे, और रियासती वजीर सतीश शर्मा ने इसकी तायीद और हिमायत कर दी है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि ये करारदाद जो होगी ये इंतहाई अहम होगी। ये ज़राया की तरफ से कहा गया है कि उमर ने कल जब काबीना के सामने ये करारदाद रखी तो कहा कि इस करारदाद की मंजूरी और उसके बाद रियासी दर्जा बहाल होना क्यों हमारे लिए ज़रूरत है, इस पर थोड़ी सी बात कल उमर की तरफ से काबीना के सामने रखी गई है। याद रखिएगा, जहाँ एक तरफ से उमर अब्दुल्ला स्टेट कैबिनेट की इजलास से खिताब कर रहे थे और वहाँ पर रियासती दर्जा बहाल करने की बात सामने रख रहे थे, करारदाद को मंजूर करवा रहे थे, दूसरी तरफ से वालिद फारूक अब्दुल्ला लाल चौक के अंदर मौजूद थे, जो मुख्तलिफ जो मकामी ताजिर वहाँ पर है उनसे गुफ्तगू कर रहे थे और उन्हें यह भरोसा दिला रहे थे कि बहुत जल्द रियासत का हुलिया बदल जाएगा। जिस मुश्किल तरीन दौर में हुकूमत संभाली है इसमें अवाम को किसी भी तरह से नाकाम और नामुराद नहीं होने दिया जाएगा, उनके मसाइल को हल किया जाएगा, और सबसे बड़ा मसला रियासत की बहाली है और उस बहाली के लिए कदम उठाया गया है। इशारों में अगर फारूक अब्दुल्ला ने लाल चौक में यह बात बताई, उमर अब्दुल्ला सिविल सेक्रेटरीट के अंदर करारदाद सामने रखते हुए इसे वजीर आज़म तक पहुंचाने की तैयारी में भी लगे थे। पहला इजलास और पहले इजलास में ही स्टेटहुड की बात सामने रखी गई है। हमारे ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, अभी सरकारी तौर पर इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल को अगर ये करारदाद बाहर जाती है, जिसका मतलब यह है कि दारुल हुकूमत के साथ या दिल्ली के साथ रवाबित अच्छे हों। पहले दिन से हम देख रहे हैं, जब उमर अब्दुल्ला को लगा था कि वो हुकूमत में आ रहे हैं तो थोड़ा सा हमने देखा कि उन्होंने मरकज़ और जम्मू कश्मीर के दरमियान ताल्लुकात ऐसे हों कि सरकारी कामकाज अच्छे से हो, अवामी मुश्किलात को दूर किया जा सके, बुनियादी मामलात से तवज्जो ना हटे, इसकी तरफ उनका फोकस गया है। और अब ज़राए से ही ये इतलात हैं कि बहुत जल्द मुलाकात का भी इम्कान है, क्योंकि वज़ीर आला बनने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात बहुत जल्द हो सकती है वज़ीर आज़म के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब मुलाकात होगी तो उस मुलाकात के दौरान ये करारदाद या जो रेजोल्यूशन है, प्रस्ताव है जो पारित हो चुका है, अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये उनके सामने रखा जाएगा। अब जब स्टेटहुड की बात हुई है तो आपके सामने बात स्टेटहुड के ताल्लुक से जो अदालत में गई है वो भी आपको बताना ज़रूरी है। मरकज़ का ज़ेर इंतज़ाम इलाका बना था तो मुतअद्दिद लोग, जिनमें समाजी कारकुनान थे, वकला थे, दीगर कई शख्सियात थी, जिनने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और कुछ ने दफ़ा 370 का 5 अगस्त का लिया गया फैसला जिसकी मुखालफत की थी, और कई लोगों ने रियासती दर्जे की बहाली का भी मुतालबा किया था और अदालत से कहा था कि वो सरकार से इस पर जवाब तलब करे और हुक्म भी दे। लेकिन 11 दिसंबर को होने वाले फैसले के बाद अब से ये दूसरा ऐसा मौका है कि 2 महीने के अंदर रियासती दर्जे की बहाली की जो अर्जी थी उस पर समाअत भी बहुत जल्द होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात पर इत्तफाक जाहिर किया है कि
बहुत जल्द इस केस को लिस्टेड कर दिया जाएगा। जो समाअत के लिए पहले से हम आपको बता रहे हैं कि कर्जी जहूर अहमद, जो जम्मू कश्मीर में महकमा तालीम में भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, समाजी कारकुन की हैसियत से भी काम कर रहे हैं, ये भी अर्जी गुजार है। इनकी तरफ से एक पिटीशन चली गई है और जब आप देखेंगे तो ये एप्लीकेशन जाएगी या ये दरख्वास्त जाएगी तो खुसूसी बेंच जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं, इम्कान है कि वही इसकी समाअत करें, क्योंकि इत्तेफाक होने का मतलब है बहुत जल्द केस लिस्ट करके आइंदा कुछ हफ्तों के अंदर जम्मू कश्मीर में, ये जो 2 महीनों के अंदर जब हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनी थी तो उस दिन से भी ये केस सामने आया था कि रियासती दर्जा फौरी तौर पर बहाल किया जाए और हुकूमत को वो वादा याद दिलाया जाए जो 11 दिसंबर के बाद किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला की तरफ से बात की गई। पिछले फैसले की तरफ जाएंगे तो 11 दिसंबर 2023 को जब 5 अगस्त 2019 के फैसले पर समाअत हुई तो उस दिन भी फुल स्टेटहुड रिस्टोर्ड हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भारत सरकार से इस पर जवाब भी मांगा था, जवाब दिया भी शायद गया होगा, लेकिन बड़ी बात यह है, कहा गया था कि फौरी तौर जो आपने वादा किया है वो बेसिक राइट्स जो है उनको रिस्टोर किया जाए। दरखास्त दहंदगान ज़हूर भट्ट और खुर्शीद मलिक का मानना है कि 11 माह से ज़्यादा वक्त हो गया है और 11 माह का वक्त गुजरने के साथ अभी तक भी रियासत का दर्जा बहाल नहीं किया गया, इसलिए इस केस की समाअत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको लेकर 3 रुकनी बेंच यानी 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच जिसकी सरबराही DY चंद्रचूड़ साहब करेंगे, उन्होंने अर्जी को कबूल किया है और इस पर समाअत करने का फैसला भी ले लिया है। अब यहाँ ये तो बात चल रही थी जनाब स्टेटहुड की, लेकिन ज़रा मामला एक और अदालती मामले का भी आपके सामने रखते हैं और बात करते हैं मरकज और रियासत के इंतजामात के बारे में, क्योंकि मरकजी हुकूमत 5 मेंबरान को नॉमिनेट करने जा रही है। इस हवाले से खबर सबसे पहले आई थी, उसके बाद यह भी खबर आ रही थी कि गवर्नर हाउस और वजारत दाखिला के बीच सलाह मशवरा जारी है। ताहम मामला अदालत के पास पहुंचा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद अब चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर ने भी इस मामले की समाअत को मंजूरी दे दी है। नॉमिनेशन जो 5 मेंबरान असेंबली का है, अब यह मामला अदालत तक पहुंचा है और चीफ जस्टिस ने खसूसी बेंच तश्कील दिया है जो 21 अक्टूबर को इस मामले की समाअत करेगा। 21 अक्टूबर को खसूसी बेंच जो चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से जारी बनाया गया है वो इस मामले की समाअत करेगा, क्योंकि मामला अदालत तक पहुंचाने वाले शख्स हैं रविंदर कुमार शर्मा जो कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान है। इनकी तरफ से अदालत के अंदर दरख्वास्त दी गई कि जनाब जिस तरीके से 5 मेंबरों को नॉमिनेट करने का फैसला लिया जा रहा है, दरअसल ये कानूनी और आईनी वायलेशन है। जो भी हुकूमत बनेगी उनकी रिकमेंडेशन पर मरकज और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को आगे बढ़ना होगा और इंतजामिया जिस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है ये दरअसल कानून और आईन की शिकनी है। और सुप्रीम कोर्ट में ये जब अर्जी चली गई तो उन्होंने कहा था कि मकामी कोर्ट के अंदर जाए, उसके बाद मामला जो है वो अब हाई कोर्ट चला गया है और इतलात और खबरों के मुताबिक 21 अक्टूबर को 5 मेंबर नॉमिनेट क्या बराह रास्त मरकजी हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर करेगा या जम्मू कश्मीर इंतजामिया और जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद अवामी हुकूमत का कोई रोल इसमें होगा। एक बड़ा फैसला 21 अक्टूबर को इस ज़िम्मन में आ सकता है और ये बात काबिल जिक्र है कि चीफ जस्टिस ने बाज़ाब्ता तौर पर इस केस की समाअत के लिए 21 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी है और पेटिशनर और तमाम मुतल्लिका अफसरों को यह हुक्मनामा जारी किया गया है कि वो उस दिन अदालत के सामने पेश रहे, क्योंकि PIL चला गया था जिसमें इस कदम की मुखालफत की गई थी कि 5 अरकान को नॉमिनेट किया जाए और वो 5 अरकान अगरचे पहले ही नॉमिनेट बताया गया है कि कौन हो सकते हैं, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, कश्मीरी पंडित और फिर उसके साथ खातून जिनकी रिप्रेजेंटेशन खवातीन की रिप्रेजेंटेशन स्टेट असेंबली में हो और इनके वोटिंग राइट्स और तमाम चीज़ें हो। उस ज़मन में ये मामला चल रहा था, मामला अदालत पर चला गया है और अब इस मामले की समाअत 21 अक्टूबर को श्रीनगर के अंदर होनी है। मरकजी तर्जुमान जो कांग्रेस के रविंदर शर्मा उनकी तरफ से PIL दाखिल किया गया था और ये मामला DK खजूरिया जो एडवोकेट है उनकी तरफ से सामने रखा गया, जिसके बाद CJI ने यह कहा कि हम इस मामले की समाअत करेंगे और खसूसी बेंच तश्कील देंगे 21 अक्टूबर को। ये कानूनी पहलू है जिसमें बहस होगी और फिर जो मानिए देखिए 5 नॉमिनेटेड MLA की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के हम पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन लगी थी और उन्होंने कहा कि आप जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जाइए और हमें लिबर्टी दी थी
कि हम जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को लेकर के उस चीज़ को चुनौती दें। तो आज मैंने पिटीशन हमने फाइल की है हाई कोर्ट में और माननीय चीफ जस्टिस के पास मेंशन किया कि इस तरह की पिटीशन जो है वो फाइल की है, ये अर्जेंट मैटर है, इसको सुना जाए। तो उन्होंने हमारी बात को मान लिया और मंडे के लिए जो है एक स्पेशल बेंच डीबी सुनता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को कि उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या पावर हैं, गवर्नमेंट की क्या है। इसलिए मंडे को अब उसकी हियरिंग होगी और मेरी तरफ से डी.के. खजूरिया जो सीनियर एडवोकेट है फॉर्मर प्रेसिडेंट बार के, वो पेश हुए, उन्होंने ये सबमिशन की और उसको चीफ जस्टिस साहब ने मान लिया और मंडे के लिए अब लिस्ट की जाएगी। और मंडे को डबल बेंच में हमारे सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, हमारा प्रयास है कि वो वर्चुअल मोड पे उस मैटर में बहस करेंगे कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी मर्जी से 5 लोग नामजद कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा ने ये दावा किया था कि 5 लोग हमारे पास हैं। ये गिनती के बाद फौरी तौर पे 5 से बाद 6 से गिनती शुरू करेंगे। उस वक्त हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की थी, 8 तारीख को गिनती थी, क्योंकि भाजपा आंकड़े के नज़दीक नहीं पहुंची और इसलिए वो मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील नहीं कर सकते थे। इसलिए रूटीन में जब मैटर लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक ये हुआ नहीं है, इसलिए आप पहले ये जनाब बात रविंदर शर्मा की आप सुन रहे थे, क्यों अदालत जाना पड़ा, मामला क्या है, और सबकी नजरें अब रहेंगी 21 अक्टूबर को कि अदालत इस ज़िम्मन में क्या कुछ कर सकती है। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी मुंतखबा हुकूमत का कोई रोल इसमें है, या 5 अगस्त 2019 को रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जिस तरीके से तरमीम करने के बाद इन चीज़ों को रखा गया, क्या उसमें सिर्फ से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की और वजारत दाखिला की होगी। छोटा सा ब्रेक होगा जी, हम ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि एक कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन में मिली तौसी, और तौसी होने की वजह से अब इंतखाबात टल गए हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि नई असेंबली तो बन चुकी है, लेकिन नए कानून कब बनेंगे ताकि असेंबली का कामकाज हो। डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद, और किस पर जिम्मेदारी होगी ये सारी, वो भी बताएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद बने रहेगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका, प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं। दूसरे पड़ाव में हम दाखिल हुए, 9:04 हुआ चाह रहे हैं। हमारा और आपका साथ 10 बजे तक रहने वाला है। इन मुख्तलिफ मौज़ूआत से होते हुए स्पेशल सेगमेंट कॉलिंग वाले हम जाएंगे और इस कॉलिंग वाले सेगमेंट में आप लोगों को मौका दिया जाएगा। आखिरी चंद 1 मिनट्स आपकी बात सुनी जाएगी, आपसे वहाँ पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात ज़रा पंचायती इंतखाबात की, जो इसी साल होने की बातें तो की जा रही थी, लेकिन अब इम्कानात बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। इस साल दिसंबर 31 से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली चुनाव हों, असेंबली के इंतखाबात हों, ये अब पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से OBC रिजर्वेशन के लिए जो कमीशन कायम किया गया था, उस कमीशन को 31 दिसंबर 2024 तक
तौसी उसमें कर दी है, एक्सटेंशन उसको मिला है। इसका मतलब यह है कि लोकल बॉडीज़ के अंदर जो इंतखाबात शायद 30 से या 31 दिसंबर से पहले कराए जाने का इम्कान था, वो कम हो गया या ख़त्म हो गया है। 3 मेंबर का जो पैनल है, या आप कह लीजिए 3 रुकनी जो पैनल है, वो जस्टिस रिटायर्ड जनकराज कोतवाल पर मुश्तमिल है। इस वक्त भी काम कर रहा है। कमीशन की मुद्दत में 31 दिसंबर 2024 तक तौसी करने का मतलब यह है कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में तमाम इलाकों के अंदर कवायद व ज़वाबित के मुताबिक यूनियन टेरिटरी के अंदर ये कम से कम देखा जाए, जो कमीशन को जिम्मेदारी दी गई थी कि पंचायतों के अंदर, यूनियन टेरिटरी के तमाम हलकों के अंदर या पंचायतों के अंदर ओबीसी रिजर्वेशन कैसे इंप्लीमेंट की जाए या कैसे दी जाए। ये जो 7-8% थी, फिर इस पर लड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा हुई। जब पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिला तो उस वक्त काफ़ी ओबीसी को लेकर भी चर्चा होती रही। लेकिन अब सरकार की जानिब से जिसको बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है कि वो पूरी स्टडी करे, इन्वेस्टिगेशन करे, बैकवर्ड क्लासेस तमाम लोकल बॉडीज़ के अंदर आने वाले इंतखाबात जो होंगे लोकल बॉडीज़ के या पंचायतों के, हलकों के, उनमें कौन किस इलाके के अंदर डिजर्व करता है जिसको ओबीसी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, उसी हिसाब से चीज़ें डिसाइड की जाएं। तो इसमें मज़ीद वक्त लगेगा। अभी पहले ही आपको एक दिन इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि कम से कम 3 महीने का वक्त लिया जा सकता है, जब इलेक्टोरल रोल, अभी जो सारी चीज़ें फाइनलाइज होंगी, फिर जाकर अमले को तरबियत देनी है, वो सारा सिलसिला कंप्लीट होना है। तो दोनों जगहों पर, गांव और देहात के अंदर या शहर के अंदर, अर्बन और लोकल बॉडीज़ में इंतखाबात 30 दिसंबर से पहले कराने की बातें तो हो रही थी, मगर इन सब के बीच में प्रोसेस अभी तवील है। एक तरफ वो प्रोसेस जो इलेक्शन अथॉरिटी को कंप्लीट करना है, दूसरी तरफ सरकार ने जब उस कमीशन को जिम्मेदारी दे दी है, मजीद उसमें 31 दिसंबर तक तौसी कर दी है, जिस कमीशन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इंतखाबात से पहले डिसाइड किया जाए, तहकीकात हों, बाज़ाब्ता पता चले कि ओबीसी रिजर्वेशन किन किन एरियाज़ में दी जा सकती है। इस बार चूँकि एक और मसला भी है, एसटीबी दी जा चुकी है, मैक्सिमम एरियाज़ को इंक्लूड किया गया है। कई एरियाज़ जिनको हमने देखा कि जो एएलसी हैं उससे बाहर निकाला गया है। रूरल और अर्बन बेल्ट के अंदर दोनों जगहों पर जब तक ओबीसी के तहत रिजर्वेशन मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल ना हो, रिजर्वेशन वाला मसला हल ना कर लिया जाए, तब तक कमीशन के इस काम से पहले इंतखाबात होना शायद फरवरी 2024 को पार्लियामेंट ने अमेंड किया था जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल एंड पंचायत लॉ, जिसके बाद रिजर्वेशन ओबीसी को लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर देने की बात कही गई थी। 7 जून सन 2024 को एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, जिसकी सरबराही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब कर रहे थे, उन्होंने क्लियर किया प्रपोजल और बाज़ाब्ता तौर पर आला सतही एक पैनल बनाया, जिनको ये काम सौंपा गया कि आप पंचायतों के अंदर और अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर ये रिजर्वेशन जो है वो देखें। जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर 3 रुकनी पैनल बनाया गया, जिसकी सरबराही रिटायर्ड जस्टिस जनकराज कोतवाल साहब कर रहे थे। राजकुमार भगत साहब जो रिटायर IAS ऑफिसर है, प्रोफेसर डॉक्टर मोहिंदर सिंह साहब जो फॉर्मर डीन स्कॉस जम्मू के थे, उन्हें ये काम सौंपा गया था। लेकिन अब इतला यह है कि 31 दिसंबर तक लॉ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बाज़ाब्ता तौर पर इसको एक्सटेंड कर दिया है 31 दिसंबर सन 2024 तक। अब यह कमीशन काम करेगा, उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट वजीर आला को सौंपेगा और उन सिफारिशात के तहत बाद में काम होगा। यानी अब ये इंतखाब जो है मार्च के बाद ही होते हुए कहीं नजर आ रहे हैं। पंचायत और बल्दियात के इंतखाबात मार्च के बाद होंगे, क्योंकि 31 दिसंबर तक मियाद जो है वो बढ़ा दी गई है। उसके बाद रिपोर्ट आनी है, रिपोर्ट के बाद ही आगे चुनाव के लिए बढ़ा जा सकता है। तो इंतजार फिलहाल अगले साल यानी 2025 मार्च तक आप जरूर कीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा जम्मू कश्मीर असेंबली की करते हैं। नई असेंबली मार्द वजूद में आ चुकी है, नए मेंबरान कानून साजिया भी बन चुके हैं। ओथ सेरेमनी बहुत जल्द होगी, लेकिन किस कानून और किस आईन के तहत काम को आगे बढ़ाया जाए, यानी असेंबली का कामकाज किस तरीके से चले। 5 अगस्त 2019 से पहले एक निज़ाम था जिसके तहत एक पावरफुल असेंबली हमारे पास थी, कानून बनाने न बनाने का पूरा इख्तियार था। 5 अगस्त 2019 के बाद ये कानून में तरमीम की गई है और अब ये खबर आ रही है कि असेंबली नए कानून तरतीब देगी और इस ज़िम्मन में बाज़ाब्ता तौर पर एक हाउस कमेटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। और ये पूरा निज़ाम जो है, ये पूरा हाउस जो है, ये उन्हीं रूल्स पर बाद में चलेगा। लेकिन जब तक वो रूल्स बनेंगे तब तक जो 5 अगस्त 2019 से पहले वाला निज़ाम हमारे पास मौजूद था, उसी निज़ाम के तहत असेंबली को चलाने की बात भी रखी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब
नॉट देंगे उस कंसल्टेशन को जो स्पीकर के साथ उनकी होगी, यानी स्पीकर की नामजदगी होगी, फिर स्पीकर साहब जो है वो हाउस कमेटी को बनाएंगे, हाउस कमेटी नए कानूनों को बनाएगी। इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन तब तक अगर असेंबली का इजलास तलब करना पड़ा तो वो पुराने कानूनों के तहत ही किया जाएगा। इस तरीके की बात जो है वो सामने रखने से पहले एक नवियत, एक हैयत थी हमारी असेंबली की। 5 अगस्त 2019 के बाद तरमीम शुदा जम्मू कश्मीर के अंदर जो नए कानूनों का इतलाक हुआ, यूनियन टेरिटरी बनी, तो यहाँ पर कानून मुकम्मल तौर पर डिफरेंट चले गए हैं। इमरान नाइक को हमारे साथ है इस बड़ी खबर पर। इमरान, असेंबली इंतखाबात कराना एक बड़ा चैलेंज था, मुकम्मल हो गया, हुकूमत बनाना बन गई है, सबकी नज़रें अब असेंबली के इजलास पर है, लेकिन इजलास कराने के लिए एक गाइडलाइन, एक रूल बुक होता है। माना जा रहा है कि उस रूल बुक के अंदर काफ़ी तरमीम होगी और काफ़ी तब्दीलियां होंगी, और उस ज़िमन में लेफ्टिनेंट गवर्नर, स्पीकर साहब और उस कमेटी पर सारा कुछ निज़ार होगा जो इस नई तरमीम को सामने रखेगी। क्या कुछ डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने आगाज़ में ही कहा कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जहां तमाम जो कवानीन है तब्दील हुए, और ख़ासकर जब हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत भी यहाँ पे जो रूल्स थे, जो रेगुलेशंस थे, उनमें भी काफ़ी जो है तब्दीलियाँ रोनुमा हुई। अभी चूँकि जिस तरह से आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरकार है और जब भी वो असेंबली का सेशन बुलाते हैं तो इस सेशन में फ़िलहाल यही इतलात है कि जो हमारे पास 2019 से पहले रूल्स थे, जो एग्जिस्टिंग रूल्स हमारे पास है, उन्हीं के तहत, उन्हीं रूल्स और जवाबित के तहत फ़िलहाल असेंबली रन करेगी। अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे एक स्पीकर का इंतखाब होगा, स्पीकर के मुंतखब के बाद वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मशावरत करेंगे, उनके साथ कंसल्टेशन करेंगे और एक कमेटी की तश्कील होगी, और वो कमेटी बाद में स्पीकर के थ्रू असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करेगी, और उस रेजोल्यूशन में जो नए कवायद और जवाबित है, जो नए रूल्स है असेंबली के लिए, उस रेजोल्यूशन के थ्रू पास किए जाएंगे, और बाद में जो अगले सेशंस ऐसा जो बज़ाहिर लग रहा है कि उसके बाद वो अप्लाई किए जाएंगे इस लेजिस्लेटिव असेंबली पे। लेकिन कुल मिला के जब हम जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे नज़र दोहराते हैं, जैसे कि उसमें काफ़ी सारी जो चेंज हुई 2019 के बाद इस एक्ट के तहत, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जब हम फाइनेंशियल मैटर्स की बात करते हैं और अगर किसी भी फाइनेंशियल कोई हमारे पास बिल है या बिजनेस है, उसको अमेंड करने की अमेंडमेंट, उसमें अमेंडमेंट लानी है या कोई बिल पास करनी है, ऑर्डिनेंस पास करना है, तो उसके लिए इस एक्ट के तहत लाजमी है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ कंसल्टेशन ज़रूरी है, और उनकी कंसल्टेशन के बाद ही आगे ये जो बिल है ये पास हो सकती है। तो कुल मिला के अगर हम इस असेंबली की बात करें तो 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, तो इसमें हर जगह हम देख रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुदाखलत, उनकी कंसल्टेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो कि ये एक्ट भी हमें ये कहता है कि आप जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, इनके पास वो इख्तियारात है कि ये कोई भी लॉ पास कर सकते हैं, सिर्फ उसमें पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस को छोड़ के तमाम ऑर्डर लॉज ये पास कर सकते हैं, लेकिन उन लॉज में भी उनको जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की कंसल्टेशन ज़रूरी है। तो इसीलिए फ़िलहाल चूँकि अभी इसके लिए कमेटी बनानी है, और इस कमेटी जब तक कि कमेटी तश्कील हो, स्पीकर और अच्छा, ये तो समझ आ रहा है कि चूंकि हम यूनियन टेरिटरी के अंदर है इसलिए कानून में तरमीम की जाए। दूसरी तरफ से हम ये भी देख रहे हैं कि स्टेटहुड की ओर भी कदम बढ़ाने की कोशिशें की गई हैं, काबीना में जो रेजोल्यूशन है वो भी लाया गया है, तो फिर वापस फिर उसी ओल्ड मेथड पर जाना पड़ेगा जब स्टेट वापस आएगी। तो फिर अगर इंट्रीम में अगर अभी इजाज़त थी चलने की तो इसको कैरी फॉरवर्ड भी किया जा सकता था विद स्मॉल रेस्ट्रिक्शन। ये नई कमेटी बना के नए सिरे से निज़ाम को चलाने की जो कोशिश हो रही, तो क्या ये लग रहा है कि शायद दिल्ली अभी बहुत दूर है स्टेटहुड के हवाले से? जी, यकीनी तौर पर जो हमें आसार नज़र आ रहे हैं, जो बज़ाहिर चीज़ें सामने हमें दिख रही है, तो इससे महसूस ये हो रहा है कि शायद स्टेटहुड में अभी टाइम लग सकता है और दिल्ली इस मूड में नहीं है। हालांकि होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये
कहना है कि अपने वक्त पे जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। लेकिन जब तक स्टेटहुड वापस दिया जाएगा और ज़ाहिरी तौर पर उसके बाद जो कानून है, जो ये अमेंडमेंट्स है, वो दोबारा से रोल बैक हो सकती हैं या हो भी जाएंगी। लेकिन जब तक स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा तब तक जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट को ही यहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को या लेजिस्लेटिव काउंसिल को फॉलो करना है। सो उस इंतज़ार तक ये सारी चीज़ें फॉलो अप करनी है और इसलिए ये जो उमर अब्दुल्ला की क़यादत में लेजिस्लेटिव असेंबली का इजलास होगा और पहला इजलास जो हमारे पास इतलात है कि वो एग्जिस्टिंग रूल्स पे ही होगा, यानी कि 2019 से पहले जो यहाँ की जो असेंबली के रूल्स थे। लेकिन उसके बाद अगर सेकंड सेशन या थर्ड सेशन तक भी या भी 5 साल इस हुकूमत के हैं तो इन 5 सालों के दौरान भी अगर स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होता है तो जाहिर सी बात है 2019 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके हमारे साथ इमरान को ज्वाइन करने के लिए आला सतही कमेटी बनेगी जो कानून तरतीब देगी, एक लॉ बुक बनेगा जिसे बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी मंजूरी देंगे। बात असेंबली की चल रही है तो आपको यह भी बताते चले कि अब नए स्पीकर प्रोटेम स्पीकर के चुनने का सिलसिला भी तेज हो गया है और बड़ी इतला हमारे पास है कि साबिक वजीर खजाना अब्दुल रहीम राथर जम्मू कश्मीर असेंबली के नए स्पीकर हो सकते हैं। जराया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जराया और दीगर जमातों से जो हमारे जराया है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अब्दुल रहीम राथर जो सातवीं मरतबा मेंबर काउंसिल चुनकर आए हैं, सीनियर मोस्ट इस वक्त रुकन है, इन्हें स्पीकर के ओहदे पर लाया जा सकता है और डिप्टी स्पीकर का ओहदा भारतीय जनता पार्टी को दिया जा सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफर करेगी डिप्टी स्पीकर का पोस्ट बीजेपी को, इस तरीके की खबर आ रही है। और इस बीच मुबारक अहमद गुल प्रोटेम स्पीकर नामजद हो सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर अब्दुल रहीम मुबारक अहमद गुल का नाम सामने आ रहा है। सीनियर वजीर रह चुके हैं, सीनियर मेंबर ये भी है, 7वीं मरतबा ये जीत कर आए हैं, श्रीनगर से इनका ताल्लुक है, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। एक तरफ से अब्दुल रहीम राथर जो 7वीं मरतबा जीत कर आए, इन्हें स्पीकर बनाने की बात कही जा रही है क्योंकि इनका जो काम करने का तरीका और एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। स्टेट ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन हो, आइन का मामला हो और ऐसा तरीके से चलाने का सिलसिला हो तो यहाँ पर अब्दुल रहीम राथर स्पीकर के ओहदे के लिए हो सकते हैं, नामजद किए जा सके सरकार की तरफ से। वहीं पर मुबारक अहमद गुल जो एक और सीनियर मेंबर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, 7वीं मरतबा ये भी जीत कर आए हैं, ये प्रोटेम स्पीकर बन सकते हैं। तो सबकी नजरें इजलास पर है। तो पहला इजलास नवंबर के अंदर मुनक्किद होगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि नवंबर के पहले हफ्ते के अंदर इजलास बुलाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की असेंबली का पहला इजलास नवंबर के अंदर हो सकता है। हमारे जराया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अब्दुल रहीम राथर साहब को नया स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर के तौर पर मुबारक अहमद गुल को, जो तमाम मेंबरान को हलफ दिलाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर जो 7वीं मरतबा जीते हैं अब्दुल रहीम राथर, जिनका ताल्लुक शहर शरीफ हल्के इंतखाब से है, वो फिलहाल पार्टी की तरफ से डिसाइड किया गया है कि इन्हें शायद स्पीकर के ओहदे पर रखा जाए ताकि तमाम तर मामला सही तरीके से चले। दूसरी तरफ से डिप्टी स्पीकर भारतीय जनता पार्टी को देने का भी मन जो है वो बनाया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। और तीसरी बड़ी बात जो प्रोटेम स्पीकर की बात है, उस हवाले से खबर और इतला ये है कि मुबारक अहमद गुल जो सर्व कर चुके हैं एज स्पीकर की भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस हुकूमत के दौरान 2 साल के लिए वो रहे हैं, अब उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा और ऑर्डर मंडे को जारी इस ज़िमन में हो सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर के हवाले से भी और स्पीकर के हवाले से भी ऐलान जो है वो मंडे को एक्सपेक्टेड है। और प्रोटेम स्पीकर जो है वो ओथ दिलाएंगे, उन्हें पहले ओथ दिलाया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के जरिए, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रोटेम स्पीकर को ओथ दिलाएंगे। फिर प्रोटेम स्पीकर जो है वो तमाम नवमुंतखबा मेंबरान को ओथ दिलाएंगे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, कांग्रेस के हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं, इंडिपेंडेंट है, सबको वो ओथ दिलाएंगे। और इस तरीके से
फिर काम आगे बढ़ेगा। याद रखिएगा, मुबारक अहमद गुल प्रोटेम स्पीकर नामजद हो सकते हैं। इन्होंने अपना पहला इलेक्शन 1983 में लड़ा, दूसरा इलेक्शन 1996 में लड़ा, फिर 2002 में लड़ा, फिर 2008 में लड़ा, 2014 में लड़ा और 2024 में भी लड़ा और जीता। और मुसलसल 7वीं मर्तबा ये जीत कर इन्हें 3 बड़े अहम नाम, एक अब्दुर्रहीम राथर 7वीं मर्तबा जीत कर आए, स्पीकर बन सकते हैं। हमारे जराया ये बता रहे हैं, मंडे तक आप इंतजार कीजिए, फिर आप देखिएगा कि हमारी खबर पर कितनी तस्दीक होती है। प्रोटेम स्पीकर मुबारक अहमद गुल बन सकते हैं, हमारे पास इत्तला है। सरकारी तौर पर अभी इसका अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन हमारी कंफर्मेशन है कि मुबारक अहमद गुल को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। तीसरा बड़ा फैसला कि डिप्टी स्पीकर का ओहदा बीजेपी को दिया जाएगा। जो गुज़श्ता दिनों चल रहा था कि शायद कांग्रेस से किसी को रखा जाएगा, शायद वो बात नहीं बन पाई है और ये डिप्टी स्पीकर का ओहदा शायद उमर अब्दुल्ला चाहते हैं बीजेपी को दिया जाए ताकि बैलेंस होकर पूरी असेंबली को चलाया जाए। तो फिर बचे आपके अली मोहम्मद सागर, जो एक और सीनियर मोस्ट वजीर है जिनका ताल्लुक श्रीनगर से है। उनके बारे में तजब्जुब बरकरार है कि क्या वो श्रीनगर को काबीना में रिप्रेजेंट करेंगे या कुछ और होगा। उसके लिए थोड़ा सा आप इंतजार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काबीना की तौसी अभी होनी है। 3 और नाम सामने आने हैं ताकि मजीद मामला भी क्लियर होंगे। फिलहाल खबर मुबारक अहमद गुल के हवाले से, अब्दुर्रहीम राथिर के हवाले से ज़राया हमें बता रहे हैं कि दोनों के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने फैसला ले लिया है और ऐलान जो है वो मंडे तक मुतवक्का है। हमारे ज़राया के हवाले से छोटा सा ब्रेक। ऑर्डर या बयान जो है वो पार्टी की जानिब से इस पर फाइनल जो है वो मोहर ऑलमोस्ट लग चुकी है। जेपी नड्डा को भी जरा सुन लेते हैं, नड्डा की साउंड बाइट, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अब जब ये हल्फ बर्दारी की एक तकरीब हुई, दूसरी की तैयारियां, जो जम्मू कश्मीर के अंदर 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इनके तमाम जो अरकान चुन कराएंगे उनको हल्फ दिलाने का काम करेंगे। और ये एक टेम्परेरी स्पीकर होता है, यानी अबूरी आप भी कह सकते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एक ऑब्जर्वेशन हुई है कि आज़ादी के बाद पहली मरतबा मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में जो MLAs हैं वो भारत के आइन के मुताबिक हल्फ लेने जा रहे हैं, जिस तरीके से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने लिया और उनकी काबीना ने लिया। इस पर ऑब्जर्वेशन के ताल्लुक से तस्दीक की बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वज़ीर सेहत JP नड्डा ने। इस पर अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि आज हम सबके लिए कल का दिन बहुत खुशी का विषय है कि कल जो जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ, वह कार्यक्रम भारत के संविधान के तहत पहली बार आजाद भारत में हुआ। यह बताता है संविधान की ताकत और यह बताता है धारा 370 का एब्रोगेशन का अर्थ क्या होता है। इसके पहले ओथ टेकिंग, शपथ ग्रहण कार्यक्रम वो जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत होता था। पहली बार आजाद भारत में मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में भी शपथ ग्रहण समारोह भारत के संविधान के अनुरूप हुआ। इस ऑब्जर्वेशन को भी हम सब लोगों ने और सेरेमनियाँ होती थी तो रियासत के आइन और वफादारी का हल्फ वहाँ पर होता था। अब की बार मुल्की आइन की वफादारी का हल्फ हुआ है। ये बात एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और जहाँ उमर अब्दुल्ला कल तक 2 फ्लैग रखते थे, आज 1 फ्लैग है। ये भी एक 370 के बाद एक मेजर चेंज जो है वो नजर आ रही है। छोटा सा ब्रेक होगा जी। यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि शहर के अंदर एक दौड़ लग रही है। दौड़ किस बात की है वो बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो मास्टर प्लान जम्मू का हाल अहवाल भी आपके सामने रखेंगे, उमर अब्दुल्ला की भी बात आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मुल्क के अंदर नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इंतखाब शुरू हो गया है। कौन बन सकते हैं नए CGI? हमारे साथ बने रहिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे, तीनों बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। 9:30 बजने वाले हैं। 9:40 के बाद आपकी कॉल्स भी ली जाएंगी, लेकिन उससे पहले कुछ और खबरें और बैनुल-अक़वामी मामलात पर भी जरा डिस्कस करेंगे। इससे पहले वादी कश्मीर को एक और बड़े इवेंट की मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ है और इतवार को बैनुल-अक़वामी मैराथन का आगाज़ श्रीनगर के अंदर होगा। कश्मीर वादी के अंदर मैराथन की ये मेज़बानी की जो सबसे बड़ी तैयारी है, इसके लिए हतमी शक्ल इंतजामात को दे दी गई है। तमाम तैयारियां मुतलकीन की जानिब से कर दी गई हैं। इंडोर स्टेडियम में जहां पर 3 रोज़ा मैराथन एक्सपो का भी आगाज़ हो चुका है। चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अतुल कुमार जुल्लू ने इसका आगाज़ किया और श्रीनगर के अंदर होने वाले इस प्रोग्राम के लिए 2000 के करीब हमारी जानकारी के मुताबिक से बैनुल-अक़वामी और जो कौमी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, उन तमाम लोगों को भी आने का मौका मिलेगा। तमाम तैयारियां मुतलका डिपार्टमेंट की तरफ से, बिलखुसूस महकमा सयाहत में की जानिब से इसका बड़ा रोल है। 42 किलोमीटर लंबा मैराथन होगा, 21 किलोमीटर हाफ मैराथन रखा होगा और इस सिलसिले में शुरुआत इसकी जो हुई है वो मुगल दरबार पोलो व्यू से गुज़श्ता रोज़ की गई है। एक एक्सपो के साथ MA रोड से ब्लू वार्ड रोड तक जो रूट पहले से मुतय्यन कर दिया गया है और नसीम बाग कश्मीर यूनिवर्सिटी तक, यानी ये वो इंपॉर्टेंट रास्ते हैं जहां से 42 किलोमीटर का ये रास्ता इन 42 किलोमीटर तक का जो मैराथन है वो किया जाना है और हाफ मैराथन में इसका आधा यानी 21 किलोमीटर के आसपास रखा गया। अब तक ऑफिशियली जानकारी के मुताबिक 2000 लोगों की जानिब से रजिस्ट्रेशन करवाई जा चुकी है और 59 बैनुल-अक़वामी एथलीट्स भी इसमें शामिल है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी की जानिब से अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया गया। ये पहला एडिशन होगा और ये कोशिश होगी कि हर साल जैसे कि आपने देखा कि अभी जो रजिस्टर्ड रनर वो आ रहे हैं और अपना किट यहाँ पर ले रहे हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन भी लगा है कि जो यहाँ के मिक्स प्रोडक्ट्स हैंडलूम हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स उनको भी हम विजिट करना चाहते हैं, चाहते हैं कि इसके के जरिए मैसेज बहुत पहुँचे कि कश्मीर में भी वेंचर इंडस्ट्री उसको भी पूरी तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है कश्मीर की इकोनॉमी को और बढ़ावा देने के लिए, ताकि बिजनेस आगे चले और लोगों के यहाँ पर रोजगार वहाँ पे भी पाए। को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये पहला एडिशन होगा और ये कोशिश होगी कि हर साल जैसे कि आपने देखा कि अभी जो रजिस्टर्ड रनर वो आ रहे हैं और अपना किट यहाँ पर ले रहे हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन भी लगा है कि जो यहाँ के मिक्स प्रोडक्ट्स हैंडलूम हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स उनको भी हम विजिट करना चाहते हैं, चाहते हैं कि इसके जरिए मैसेज बहुत पहुँचे कि चलिए जनाब, अब जरा एक और अहम और बड़ी खबर की ओर आते हैं और ये अहम और बड़ी खबर पिछले कई दिनों से बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हलफ बर्दारी के बाद वुज़रा ने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। उम्मीद ये थी कि 12 घंटे के अंदर अंदर तमाम कलमदान जो थे वो देने थे कि किस पोर्टफोलियो के तहत वो काम करेंगे, किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी। लेकिन थोड़ी देर पहले यूनियन टेरिटरी के अंदर नई काबीना के वुज़रा को कलमदान दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रूल 4 सबसेक्शन 2 ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के तहत ये हुक्मनामा जारी किया है और साफ कर दिया है कि नए वुज़रा के पास कौन कौन से कलमदान रहेंगे। इतलात और खबर के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नायब वजीर आला सुरिंदर कुमार चौधरी के पास पब्लिक वर्क्स, जिसे आप R&B कहते हैं, इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, माइनिंग, लेबर और स्किल डेवलपमेंट के महकमा जात का चार्ज होगा नायब वजीर आला के पास। सकीना यत्तू, उनके पास हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन,
हायर एजुकेशन और सोशल वेलफेयर महकमे का चार्ज होगा सकीना यत्तू के पास। जावेद अहमद राना जल शक्ति डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और ट्राइबल अफेयर्स की वजारत का कलमदान सौंपा गया है जावेद अहमद राना को। नॉर्थ कश्मीर से जावेद अहमद डार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, कोऑपरेटिव एंड इलेक्शंस का महकमा जावेद अहमद डार को दिया गया है। जम्मू से सतीश शर्मा को फूड, सिविल सर्विस, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, ARI एंड ट्रेनिंग का महकमा सौंप दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने ऑर्डर में यह साफ कर दिया है कि बाकी मानदा जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी निगरानी बराह रास्त वजीर आला खुद करेंगे। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो किसी भी वजीर को नहीं दिए गए हैं वो सारे वजीर आला की निगरानी में काम करेंगे और वही इनको देखेंगे। तो बड़ी खबर कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अभी थोड़ी देर पहले जो ऑर्डर जारी किया है उसमें यह साफ कर दिया है कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस जम्मू कश्मीर यूनियन गवर्नमेंट का कर दिया गया है और इसमें यह साफ कर दिया गया कि असाइन किया गया है जी चार्ज तमाम वुजरा को बिजनेस रूल्स के तहत। और नायब वजीर आला सुरिंदर कुमार चौधरी साहब के पास R&B, जिसे आप पब्लिक वर्क्स भी कहते हैं, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट रहेगा, माइनिंग रहेगी, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रहेगा और स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास रहेगा। सकीना यत्तू साहिबा के पास हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और सोशल वेलफेयर का महकमा उनको दे दिया गया है। जावेद राना के पास ट्राइबल अफेयर्स, फिर जल शक्ति, फॉरेस्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट दे दिया गया है। जावेद अहमद डार को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, कोऑपरेटिव और इलेक्शन और सतीश शर्मा फूड सिविल सर्विसेज, फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और ARI ट्रेनिंग का महकमा इन्हें दे दिया गया है। तो इस तरीके से बाज़ाब्ता तौर पर वुज़रा को अपना अपना महकमा दे दिया गया है। बड़ी खबर जो इस वक्त सिविल सेक्रेटरीट से सामने आई थी और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऑर्डर आज जारी कर दिए हैं इस ज़िम्मन में। चलिए जनाब, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि एक निज़ाम होता है मास्टर प्लान का, श्रीनगर है मास्टर प्लान का। श्रीनगर के मास्टर प्लान का हाल क्या है वो थोड़ी देर कुछ दिन पहले हमने आपको बता दिया था, लेकिन जम्मू का मास्टर प्लान किस तरीके का होगा, क्या कुछ इसके अंदर होगा, इस पर हम बात करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कल एक अहम बात बताई है, उस बात की ओर भी आएंगे, फिर CGI की खबर भी लेंगे, फिर वक्त मिला तो आखिरी 10 मिनट आपके साथ भी हम रहेंगे, आपकी बात को भी सुनेंगे। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। जरा मजीद आगे बढ़ेंगे, कुछ और मामलात को भी डिस्कस करना है। शिल्पा शर्मा भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगी और बात उस अहम तरीन मास्टर प्लान की जिस पर सरकार के खजाने से करोड़ों रुपए खर्च किया जाएगा और बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके में इसके लिए पहले से ही काम तरतीब दे दिया गया है, इकदाम उठाए गए। तो जम्मू मास्टर प्लान 2032 पर नजरसानी के लिए जो मश्क है उसका आगाज कर दिया गया है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं और मंसूबा जिस पर 777 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर एक कुल मुहित है, इस मंसूबे के तेज रफ्तारी से काम आगे बढ़े, वक्तन फ़क्तन नजरसानी की ज़रूरत पर माहिरीन की जानिब से जोर दिया गया है और कहा गया है कि मुतअद्दिद इलाकों को जोड़ने की जो कोशिश हुई है इसमें एक चीज़ का ख्याल भी रखा जाए और इस पर काम हो। आप सब देखते हैं मास्टर प्लान में सबसे अहम तरीन नुक्ता या जो पॉइंट होगा वो होगा अर्बनाइजेशन का भी। इन 5-6 सालों के दौरान यानी आने वाले सालों के लिए जो मास्टर प्लान तरतीब दिया गया, तकरीबन 8 साल ये बनते हैं, 777 स्क्वायर किलोमीटर या मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित ये मास्टर प्लान, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गांव देहात से शिफ्ट होने वाले लोगों पर भी नजर रहेगी। शहरी इलाकों के अंदर आकर जो लोग बसे हैं, इस मास्टर प्लान में कैसे आइंदा की हिकमत अमली तरतीब दी जाए तो इन लोगों पर भी खुसूसी तौर तवज्जो रहेगी। सरकार के मुताबिक प्रोविजन ऑफ रूल 6 जिसकी सब सेक्शन 2 के मुताबिक जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट अथॉरिटी रूल्स 1976 जो ड्राफ्ट किए गए, कवायद ज़वाबित बनाए गए, जिसके मुताबिक मास्टर प्लान जम्मू 2032 तैयार किया गया है और पब्लिक डोमेन में इसलिए लाया गया है ताकि अगर किसी को कोई एतराज है, कोई ऑब्जेक्शन है या किसी ने कोई सजेशन देनी है कि सरकार ने जो काम किया है या जो करने जा रहे हैं उस मंसूबे में तब्दीली क्या हो सकती है, तो वक्त दे दिया गया है 14 दिसंबर 2024 तक का, जब मास्टर प्लान के लिए काम मुकम्मल होगा या काम शुरू किया जाएगा। जिस दिन से आगाज होगा उससे पहले 14 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर के शहरियों के पास वक्त होगा कि वो अपने सजेशंस या जो उनके एतराज़ात हैं वो मंसूबे के हवाले से दे सकते हैं। जम्मू मास्टर प्लान जिसको रिवाइज किया गया है, तकरीबन 84 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास ये बनता है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू भी इसी दायरे में आएगी। म्यूनसिपल कमेटियां आएंगी जिनमें गो मनासा का इलाका है, बिश्ना का, बड़ी ब्राह्मणा का, विजयपुर का और बाकी कई इलाके हैं जो रेवेन्यू विलेजेस जिनको आप कहते हैं, वो भी इस मास्टर प्लान का हिस्सा है। टोटल रेवेन्यू है उस पर भी जरा बात करेंगे। हमारे साथ शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा, मास्टर प्लान 2032 तैयार है, कुल मिलाकर एक एक करके जो पॉइंट्स है जरा उनको बताइएगा ताकि अगर 14 दिसंबर से पहले किसी ने कोई सजेशन देनी है, सरकार को अपना कोई ऑब्जेक्शन करना है तो उसको लेकर भी क्लैरिफिकेशंस हो जाएं। जी बिल्कुल, देखिए शहरीकरण की तवीर गति और साथ ही साथ आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रिवाइज्ड जम्मू मास्टर प्लान 2032 को जो है वो कवायद शुरू कर दी गई है, जहां पर मंजूरी मिलने के बाद ये 777.84 स्क्वायर किलोमीटर पे जो है वो लागू हो जाएगा। देखिए जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट अथॉरिटी रूल्स 1976 की रिवाइज्ड जम्मू मास्टर प्लान जो कि बात करें इसे जो है यानी कि शुरू कर दिया गया है और दिसंबर 2014, जिस प्रकार से आपने कहा कि दिसंबर 2014 तक जो है वो पब्लिक डोमेन में इसे लाया गया है और तारीख यहाँ पर जो है वो तय की गई है कि इससे पहले आमंत्रित किया गया है। अगर किसी प्रकार की कोई भी ऑब्जेक्शंस है, सजेशंस है तो वो जो है वो रख सकते हैं। देखिए इस जम्मू मास्टर प्लान की अगर मैं बात करूं तो जम्मू और सांबा जिला के कई गांव जो है वो जम्मू शहर के विकास में जो है वो शामिल हुए हैं और वर्ष 2032 तक जो है वो जिस प्रकार से एक लार्ज हॉरिजॉन पीरियड जो है वो देखने को मिलेगा और इसमें जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है, जो जम्मू और सांबा जिला की जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है उसे लिमिटेड नहीं रखा जा सकता। इसे बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर जो है वो प्रस्ताव रखा गया है ताकि जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं जम्मू और सांबा जिला के, उन सीमाओं को जो है वो बढ़ाने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है। वहीं पर अगर मैं बात करूं जिस प्रकार से इस मास्टर प्लान को जो है वो एक्सटेंड किया गया है, यानी कि जो इसका 305 स्क्वायर किलोमीटर जो है उसे एक्सटेंड किया गया है, जो बढ़कर 777.84 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो रखा गया है। और इसमें जिस प्रकार से आपने कहा कि होल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल कमेटी है, गौर मिनासा और साथ ही साथ बिश्ना और साथ ही साथ बड़ी ब्राह्मणा, विजयपुर और साथ ही साथ इसके जो विलेजेस हैं आसपास के जो गांव है वो भी इसमें जो है वो शामिल है। अगर मैं जम्मू जिला, गांव और साथ ही साथ सांबा जिला की बात करें तो इस समय जो गांव मौजूद है, यानी कि जो गांव इसमें शामिल है वो करीबन 351 के करीब है, 262 के करीब जो है वो जम्मू जिला इसमें मौजूद है, शामिल है और 89 के करीब जो है वो सांबा जिला इसमें मौजूद है। देखिए इस इलाके की यानी कि जो ये पूरा एरिया है 777.84 स्क्वायर किलोमीटर, इसमें जो आबादी है वो 1.84 के करीब जो है वो इसमें आबादी है और यहाँ पर जो
जो जम्मू मास्टर प्लान में 351 विलेजेस की तरफ, गांव की तरफ भी इशारा किया गया है कि उन्हें भी जो है वो 2 से 3 दशक तक जो है, यानी कि 2 से 3 डिकेड्स तक जो है वो उन्हें पूरी तरीके से अर्बन कर दिया जाएगा, शहरी कर दिया जाएगा। जो फैसिलिटी अर्बन को दी जाती है वही फैसिलिटी जो है वो उन्हें भी मिलेगी। हर प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन हो गया या फिर सर्विसेज होगी, एजुकेशन हो गया, साथ ही साथ वर्क सेंटर वहां पर जो है वो बनाए जाएंगे, ताकि जो अर्बन को फैसिलिटीज मिल रही है वो पूरी तरीके से फैसिलिटीज वहां पर भी मिले। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि रिवाइज्ड जम्मू मास्टर प्लान 2032 में जो है वो इन 355 विलेजेस को जो है वो शामिल करने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। आगे इसमें जम्मू मास्टर प्लान में आगे बढ़े तो इसमें ये कहा गया है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहां पर जो है वो फोकस करने की बात कही गई है। वो प्रस्ताव रखा गया है कि जो इंडस्ट्रियल इस्टेट है उन्हें जो है उनमें बदलाव लाया जा सके, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन्स है उन्हें क्रिएट किया जा सके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को क्रिएट किया जा सके। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है उनमें जिस प्रकार से मैंने कहा कि फोकस किया जा सके और रोजगार की उम्मीद जो है वो यहाँ पर रखी गई है। देखिए यहाँ पर एक और चीज मेंशन की गई है कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज है यहाँ पर ये बताया गया है कि यानी कि परिकल्पना की गई है कि इंडस्ट्रियल एरियाज जो है वो बनाए जाएंगे, जो कि बडवल एयर नियर विलेज विजयपुर इन प्लानिंग जोन है, विजयपुर एंड सरोड इन प्लानिंग जोन बिश्ना में है। ये इस प्रकार की इंडस्ट्रियल एरियाज की परिकल्पना जो है वो यहाँ पर की गई है। तो कुल मिलाकर अगर हम रिवाइज जम्मू मास्टर प्लान की बात करें तो इसका उद्देश्य यही है कि डेवलपमेंट हो, साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो है वो बढ़ोतरी हो, और जो अर्बन साथ साथ जो माफ कीजिएगा जो रूरल एरियाज है, जो गांव है, वहां पर भी उनको जो है वो अर्बन में तब्दीली की जाए और जो शहरियों को फैसिलिटी मिल रही है वो सब फैसिलिटी जो है वो उन्हें भी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। हमारे साथ जम्मू से ज्वाइन की हुई थी शिल्पा शर्मा, बता रही थी कि मास्टर प्लान 2032 क्या है, तामीर तरक्की को यकीनी बनाया जाए, रोज़गार के वसाइल पैदा हों, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर राब्ता सड़कें बेहतर हों, सप्लाई जो ज़रूरी है या मामूल के मुताबिक इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हैं वो आसानी से दस्तयाब हों, ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी में रखी गई हैं। अब ज़रा कॉलर्स की तरफ चलेंगे। आपके साथ वादा था क्योंकि कल भी कॉल्स नहीं ली जा सकी, आप कॉल करना शुरू करें, चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे और जब तक फर्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे ज्वाइन करेंगे तब तक ज़रा आपको मड़वा इलाके से भी तफसीलात आपके साथ शेयर करते चलें। वज़ीर आला बनने के बाद और दूसरे दिन ही उमर अब्दुल्ला उस इलाके में गए जहां पर 100 के करीब ख़ानदान इस वक्त शदीद मुश्किलात से दोचार हैं और खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। मुलवाड़न का इलाका, वो इलाका जो दक्षिण और मड़वा के बीच वाला एरिया है, इस इलाके में वज़ीर आला का चार्ज संभालने के बाद, जिम्मेदारी संभालने के बाद उमर अब्दुल्ला, इसके अलावा नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी और रुकने असेंबली प्यारे लाल व दीगर अफसरान के साथ, जिनमें मकामी इंतजामिया के अफसरान थे, उनके साथ इस आतिशज़दगी से मुतासिर होने वाले इलाके में पहुंचे और लोगों के साथ मुलाकातें की। यकीन दिलाया गया कि न सिर्फ मकामी सतह पर इंतजामिया उनकी मदद करेगी, हुकूमत बनने के बाद एक तो रियासती इंतजामिया यानी यूनियन टेरिटरी की जो उनकी खुद की हुकूमत है, एक वो, और दूसरा PM केयर फंड से भी उन्होंने यकीन दिलाया कि वज़ीर आज़म के साथ वो राब्ते में है, वहाँ से भी कुछ पैसा लाकर मुतासरीन को दिया जाएगा और बाज़ाबात कारी जो मुतासरीन की है वो उनके मुताबिक तरजीह बुनियादों पर की जाएगी। हालात में अपना पहला दौरा करना था, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं यहाँ लोगों तक पहुँचूँ और उन्हें इस बात का एहसास दूँ कि वो इस मुश्किल दौर में अकेले नहीं हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी मदद करें और इनको नए सिरे से बसाएं। कुछ हद तक हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने इन तक रिलीफ पहुँचाने की कोशिश की। मैंने इसमें कुछ इसको बढ़ाया है आज, और जैसे मैंने अपनी तकरीर में अभी कहा, हम वज़ीर आज़म साहब को भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत उनसे मदद मांगने का काम हमने शुरू किया है। उम्मीद कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म के रिलीफ फंड से भी यहाँ लोगों को थोड़ा सा एक हिस्सा मिलेगा और जो बाकी बचा हुआ है वो हम पूरा कर देंगे। यहाँ पे आपके नुमाइंदे ने अपनी तकरीरों में बात की, कागज़ मैंने रखा हुआ है, मैं श्रीनगर वापस ले जाऊँगा और उस पर हम अमल करेंगे। आतिशज़दगी में 80 से ज़्यादा रिहायशी मकानात खाकस्तर हुए हैं। ज़रा बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी बताते हैं आपको, क्योंकि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तलाश का काम शुरू हो गया है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक एक नाम सामने भी आया है जो मुल्क के नए चीफ जस्टिस हो सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना मुल्क के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं
और इस ज़िमन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इस वक्त मौजूदा है DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने नए चीफ जस्टिस की तलाश शुरू कर दी है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक नए चीफ जस्टिस सीनियरिटी के हिसाब से संजीव खन्ना साहब होंगे। जस्टिस खन्ना 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे नवंबर 11 तारीख को। इफ ऑल गोज वेल, अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो 11 नवंबर को मुल्क को नया वजीर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलेंगे और इनका नाम जस्टिस संजीव खन्ना साहब होंगे, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियर मोस्ट जज के तौर पर माने जा रहे हैं। जस्टिस खन्ना को इवेलुएट किया गया था एडिशनल जज के तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 2005 में। उसके बाद 2006 में उन्हें परमानेंट जज की हैसियत से तैनात कर दिया गया। उसके बाद वो मुख्तलिफ मामला देखते रहे और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे। 14 में सन 2007 को उनकी पैदाइश है और इब्तिदाई तालीम उन्होंने लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की है। उसके बाद कई अहम तरीन और हसास मामलों में वो उनका वर्डिक्ट रहा है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शंस को लेकर भी एक बड़ा रोल उनका रहा। उसके बाद जो बोगस वोटिंग और दीगर मामला थे उस पर भी उनका एक वर्डिक्ट आ चुका है। 5 जजों की बेंच में जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाले मामले पर उनका एक मौक़िफ़ है, अपना अलहदा मौक़िफ़ है। पॉलिटिकल पार्टीज़ और दीगर मामलात पर भी उन्होंने अहम तरीन फैसले आज तक सुनाए हैं और माना जा रहा है कि जस्टिस संजीव खन्ना मुल्क के 51वें चीफ जस्टिस बनेंगे और नवंबर 11 तारीख को उनकी ऑफिशियल रस्म जो ओथ की होगी वो दिलाई जाएगी। समरी जाएगी पहले मिनिस्ट्री के अंदर, उसके बाद सदर हिंद के पास वो चली जाती है। सदर हिंद साहिबा जो है वो उस पर दस्तखत करेंगे, वारंट जारी करेंगे, जिसके बाद 11 नवंबर को 51वें चीफ जस्टिस की हैसियत से जस्टिस संजीव खन्ना ओहदे और राजदारी का हल्फ ले सकते हैं। की तरफ चलेंगे, एक एक करके आपकी बात सुनना शुरू करेंगे। हमारे साथ मुख्तलिफ इलाकों से फ़ोन लाइन पर इस वक्त कॉलर्स ज्वाइन कर रहे हैं। पहले कॉलर इस वक्त लाइन पे हैं, अपना नाम बताइएगा, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सलाम तो को कदर नूर बाग गोशे काजिब अहनस Through the assassin will get in a total synergy. There is नाम जिन कुछ सलवार तुम्हारी मामा सुबह सलो को बाखुदा का त्रिजाम वो ऐसे जमत के मेरे आप अल्लाह से जो कुछ खत्म ऐसे परेशान पड़ा है एग्जाम्स को AWS निश्चित JES निश्चित मतलब इस तरह इसका प्रॉब्लम मगर सिर्फ बोल भी नहीं है अमल जरा मसल का चाहिए टोटल। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। हमने पहले ही कहा था शुरुआत में इस प्रोग्राम के कि खुश्क साली की वजह से भी और बाकी कुछ मामला थे और ये वो मसला है जो इस प्रोग्राम में एक कंटिजेंसी प्लान होता है, प्लान बी होता है और सोपोर का ये मसला काफी वक्त से है कि वहाँ पानी नहीं है और मुझे उम्मीद है अब तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, नए वजीर साहब भी आ चुके हैं, MLA साहब भी वहाँ पर हैं, थोड़ा ज़ाती तौर पर वो निकले बाहर देखे कि किस तरीके से इसका हल हो सकता है। बोरवेल अगर कहीं लग सकता है वो लगा के इलाके को पानी इस वक्त इमीडिएटली अगर मिल जाता वो सबसे बेहतर रहता, क्योंकि काफ़ी अरसे से उनकी ये डिमांड है सोपोर के गौसिया कॉलोनी की कि उन्हें पानी की किल्लत जो है वो देखने को मिल रही है। कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गवर साहब ठीक छो? अल्हम्दुलिल्लाह। आचार पर जीशान वनियो जीशान साहब मसल ये कि ओतर इलेक्शन ब्रोट यपर सलमान सागर आमुत आचार अहन पन पे कर ऐलान तो तुम क्या मुश्किल वन बस मुश्किल गेट दोप तुम त्रो मे वोट मे जिंदगी मज त्रोमुत आज तक वोट कह बह गोस वोट मे दोप ना वल वो अमिस क्या खुदा को शुक्र नेशनल जून बह त्रो तुम यह गेट यल बे आज ब्रो आज लग भग आज 10 दह टोटली तेतुल महलस आबी टोटली कहें वन पावर गसान पत आब ना आज पावर गत आब ना पावर यथ आब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। पावर को लेकर अभी मुश्किलात आएंगी 1-2 दिन, क्योंकि कल हमने आपको स्केड्यूल पढ़कर सुनाया था KPDCL ने जो नए सिरे से अभी 2-4 दिन विंटर प्रिपरेशन से बेसिकली उस वजह से भी आज कई मकामात पर जो है बिजली
की किल्लत जो है वो आपको जम्मू देखने को। सूबे के लेकिन अंदर जहाँ भी तक ये गेट वाला मामला है, मैं भी पर्सनली सलमान से गुफ्तगू करूंगा और आपका ये मामला उनके सामने रखूंगा, क्योंकि अब वो कंसर्न एमएलए आपके, आपसे वादा है कि जरूर उनकी नोटिस में ये मामला लाया जाएगा। जी नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गवर्नर साहब जनाब अली तो बड़े शुक्रगुजार रबस पर, मगर मैं करो ये वारे लेट रुपये से अलमदार काली यस लेट से गसा योर होम है अपने शुद्ध ट्रैफिक दोम से ये काई से और योर करन रबस पर शुरू आसान से अपने बना पकनी तेल को ये बड़ो कर के अपनी बसा खराब है का पानी का इसे सुपर करा शाम निवान दुनिया मर्दन पास चुकन कहाँ के लेन देन और कर ले तो अल्लाह ताला सिंदर रहे बस यार आते तो नगरम चलो जरूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है। बहुत हेलो, नाम बताइए कहाँ से। हेलो, चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अपना नाम बताएं कहाँ से। चलिए लाइन ड्रॉप हुई है, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो, चलिए हमारे साथ कॉलर्स बीच में लाइन ड्रॉप हो रही हैं। चलते चलते ज़रा आपको कुछ और ख़बरों की तरफ भी लिए चलते हैं और बात बैनुल-अक़वामी सतह की, क्योंकि हमने बताया था कि मशरक़ वस्ता के अंदर सूरत हाल क्या है, ये ज़रा आपको बताना ज़रूरी है। सबसे पहले बात इजराइल और हमास या फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग चल रही है, इसमें गजा के अंदर इजराइल की जानिब से बमबारी में हमास के सरबराह याहिया सिनवार जाँ बहक हो गए हैं। इसकी तस्दीक इजराइल की जानिब से कर दी गई वज़ारत ख़ारजा की जानिब से, और इजराइली हुकाम ने इसकी तस्दीक जब की तो उसके बाद इस बात का भी इंतज़ार था कि शायद इस पर कोई बयान गजा सिनवार के बयान सिनवार की हलाकत पर कोई बयान शायद हमास की जानिब से भी जारी किया जा सकता है। ताहम अभी तक उनकी जानिब से कोई भी नाम सामने नहीं आया है। सिनवार, जो कि आप सबको याद होगा 31 जुलाई के बाद उनको जिम्मेदारी मिली थी जब ईरान के शहर तेहरान के अंदर, जहां पर नए सदर की ईरान की हल्फबरदारी की तकरीब मुनक़िद होनी थी, इस्माइल हानिया का उस वक्त कत्ल हो गया था। हमला उनकी उस रिहाइशगाह पर हुआ था जहां पर वो उस वक्त ठहरे हुए थे। उसके बाद इनको जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि इजराइल मानता है ये आखिरी लीडर थे, जबकि हमास की जानिब से नए लीडर को लेकर भी तैयारियां की जा रही, मगर अभी तक बयानात आने बाकी हैं। तो चंद महीने पहले जिनने कमान संभाली थी, उनकी कल से तस्वीर और सोशल मीडिया पर चीज़ें गर्दिश कर रही थी, मगर बिलाखिर इसकी तस्दीक खुद जाकर अथॉरिटीज़ की जानिब से कर दी गई और इस तरीके से मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में यूनियन माफ़ कीजिएगा, ये जो इलाका है गजा पट्टी का, उस इलाके के अंदर हमास को एक बड़े नुकसान से उठाना पड़ा है। और इस पूरे एरिया के अंदर जो सर्दर्न बेल्ट है, नॉर्दर्न बेल्ट है, बमबारी इस वक्त भी चल रही है और कई एक स्कूल और अस्पताल जहां पर लोग पनाह लिए हुए थे, उन इलाकों के अंदर भी इस वक्त खबरें हैं कि इजराइल की जानिब से मुसलसल बमबारी की जा रही है। उधर लेबनान वाले इलाकों में भी साथ साथ मुसलसल कार्रवाइयाँ चल रही हैं। ये तो एक खबर आपके सामने रखी है, लेकिन आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि भारत और अमेरिका के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है। और एक सिख लीडर जो खुद को कहते थे, उनके ताल्लुक से भी आपको खबर बताते चलें। अब तक भारत कनाडा आमने सामने थे, लेकिन भारत और अमेरिका के दरमियान भी तातुल बढ़ रहा है, क्योंकि भारतीय हुकूमत के एक मुलाजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है अमेरिका की जानिब से। व्हाइट हाउस की जानिब से भी इसकी तस्दीक कर दी गई है। ये मुकदमा उस वक्त हुआ है जब गुरप्रीत सिंह पन्नू के कत्ल में मुलव्विस होने के इल्जामात इस शख्स पर लग रहे थे, और इस पर भारत की जानिब से अभी तक बयान का भी इंतजार है। यूएस अटॉर्नी ऑफिसर साउदर्न डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क के अंदर, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस में या फिर सुपारी देकर किसी की किलिंग करना या किसी की हत्या करना, किसी को मारना, इस तरह के केसेस में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और पन्नू के कत्ल में मुलव्विस होने का न सिर्फ इल्ज़ाम भारतीय मुलाजिम पर लगा, बल्कि ये भी कहा गया कि अमरीकी शहरियों के लिए इस तरह के इकदाम खतरनाक साबित हैं सिक्योरिटी के एतबार से, इसलिए इन चीज़ों पर फौरी तौर पर तवज्जो दी जाएगी। तो एक अफसर के खिलाफ जो अमेरिका के अंदर भारत की नुमाइंदगी कर रहा था, जिस पर यह केस लगा है, और ये पहला इस तरह का मौका है कि जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से अमरीकी शहरियों के कत्ल के इल्ज़ाम में किसी हिंदुस्तानी पर इस तरह का केस लगा हो। गुरपतवंत सिंह पन्नू या जीएस पन्नू, जिनका कत्ल हुआ था, उसके बाद से हमने देखा था ऐसी सूरत हाल बनी थी, और इस सिलसिले में FBI है, जिसको आप फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, उसके सामने केस पहुंचा। निखिल गुप्ता जो इस केस में अभी भी मुश्तबे हैं,
इसको लेकर भी बयानात आना शुरू हो गए हैं। तो शायद भारत और अमेरिका के दरमियान भी इन मामलात में कशीदगी आप देखेंगे। और तातुल पहले से कनाडा के साथ काफ़ी ज़्यादा शुरू हुआ था। 10 बजने वाले हैं, वक्त छोटे से ब्रेक का है। सलाम जेके में बस इतना ही। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के साथ आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें www.gulistannews.in पर।